मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य विवेकानंद मिश्र ज्योतिष जीवन के अपने इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा विषय है किस तरह से ये नवग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं तथा जो मत आधुनिक विज्ञान या वर्तमान युग का है इन ग्रहों के संबंध में, या हमारे ज्योतिष शास्त्र के जो मत हैं इन ग्रहों के संबंध में एक दूसरे का कितना तारतम्य है या कितना संबंध, अंतरंग संबंध ये सारे मत रखते हैं। आज इस चीज़ के विषय पे हम चर्चा करेंगे तथा यह जानेंगे कि किस तरह से हमारे जनजीवन में हर एक ग्रह प्रभावी होते हैं। हम सर्वप्रथम ग्रहों के क्रम में सूर्य को लेंगे। आप सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर यदि जीवन की परिकल्पना की जा सकती है तो इसका सबसे प्रमुख कारण सूर्य है। कदाचित पृथ्वी से सूर्य की दूरी या सूर्य से पृथ्वी की दूरी और इसका परिक्रमण काल तथा सूर्य से प्राप्त होने वाली जो रोशनी या ऊर्जा है, यह इस पृथ्वी पर जीवन को साकार करती है। तथा हमारे ज्योतिष में भी सूर्य को आत्मकारक ग्रह बताया गया है, यानी जिस तरीके से हमारा शरीर बिना आत्मा के जीवित नहीं रहेगा, उसी तरह से हमारे जीवन को चलाने के लिए सूर्य की ही भी आवश्यकता है। यदि सूर्य नहीं है तो हमारी आत्मा नहीं है, इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो यह महत्व हमारे जीवन में सूर्य का है। इसी तरह से आप चंद्रमा को ले लें। चंद्रमा मन का कारक होता है तथा आप सभी जानते हैं कि मन बुद्धि का विषय है। हमारी बुद्धि या मन एक दूसरे से बहुत ही अंतरंगता से जुड़े हुए होते हैं और आप ये सभी जानते हैं आज के खगोल मतानुसार या खगोलीय वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार चंद्रमा का पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इस चंद्रमा का पृथ्वी पर बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। आप देखते हैं कि एक विशाल सागर को चंद्रमा अपने गतियों से आंदोलित कर देता है, जिसे ज्वार भाटा के रूप में आज का हमारा खगोल विज्ञान ग्रहण करता है या हमारा भूगोल ग्रहण करता है। अब आप सोचिए कि चंद्रमा में इतनी पावर है कि इतने बड़े समुद्र के जल को वह आंदोलित कर देता है। इस संपूर्ण पृथ्वी पर भी जल की मात्रा 70% है और हमारे शरीर में भी जल की यही मात्रा है। तो यदि चंद्रमा इतने बड़े अथाह सागर को आंदोलित कर देता है या अपना उससे ज्वार भाटा उत्पन्न कर देता है अपने प्रभाव से, तो क्या वह चंद्रमा हमारे शरीर के अंदर जो भी जल विद्यमान है या हमारे मस्तिष्क में 90% जल की मात्रा पाई जाती है, क्या चंद्रमा उस पर अपना कंट्रोल नहीं बना सकता है? विचारणीय विषय मित्रों, एकदम बना सकता है। इसीलिए चंद्रमा को हमारे जो मनीषी ज्योतिष के मनीषीगण हैं उन्होंने चंद्रमा को मन का आधिपत्य दिया। चंद्रमा एक मृदु संज्ञक ग्रह है, एक शांत प्रकृति का ग्रह है, शीतल ग्रह है। वह माता का कारक कहा गया। ज्योतिष ने उसे माता के कारक की संज्ञा दी है। अब माता के कारक के प्रभाव में आप देखिए हमारी माता का भी स्वभाव या हमारे जीवन में जो भी हमारी माताएं होती हैं, यदि किसी बच्चे को कोई बहुत अच्छे से समझता है तो वह माता है। उसकी हर एक आवश्यकता को बहुत शांति से, उसके हर एक जिद को बहुत शांति से सहन कर लेती है। वह शीतलता माता में विद्यमान है, इसलिए चंद्रमा को माता का कारक कहा गया। अब हम आगे बढ़ें तो मंगल। हम सभी जानते हैं कि आधुनिक खगोल विज्ञान के अनुसार मंगल का वर्ण रक्त है। यह यहाँ से सल्फर की अधिकता के कारण मंगल लाल रंग का ग्रह कहा जाता है, या लाल ग्रह की संज्ञा भी इसको दी जाती है। अब
आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले मांस और रक्त का रंग भी लाल होता है। इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र ने चंद्रमा को रक्त और मांस इत्यादि का कारक माना, हमारे शरीर में रक्त का कारक माना, पराग। अच्छा, आप स्वयं जानते हैं कि यदि हमारे शरीर में रक्त की अल्पता हो, हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, हमारी ऊर्जा समाप्त होने लगती है, हम पराक्रम के योग्य नहीं हो जाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र ने भी मंगल को पराक्रम का कारक माना है। ये आज एक संयोग ही नहीं है मित्रों कि आज का जो आधुनिक खगोल विज्ञान है चंद्रमा के स्वरूप या रंग को उसी प्रकार ग्रहण करता है कि जिस प्रकार हमारे मनीषियों ने आज के हजारों वर्ष पूर्व उसको उस स्वरूप में ग्रहण किया, या उस वस्तु को उसको उस कारक माना गया हमारे शरीर में या हमारी इस पृथ्वी पर। अब इसी तरीके से बुध को ले ले मित्रों, हम सभी जानते हैं कि बुद्धि की गति बड़ी तीव्र होती है या मन की गति भी बड़ी तीव्र होती है। हमारी बुद्धि कब कहाँ किस विषय पर विचार कर रही है और कब कहाँ किस विषय को सोचने लगे, इसका कोई नियत स्थान नहीं होता। और आप सभी जानते हैं कि आधुनिक खगोल के मतानुसार बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और उसकी गति या सूर्य का एक परिक्रमण काल सबसे कम गति वाला, सबसे कम समय वाला होता है। सबसे कम समयों में ये तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। तो जिस तरह से बुद्धि की गति बहुत तीव्र होती है, ये अनंत काल तक के ज्ञान को जान सकती है, समझ सकती है, या आपके घर बैठे आपको कहीं भी पहुंचा सकती है, यह हमारी बुद्धि होती है। उसका कारक माना गया बुध। और आप स्वयं जानते हैं कि हमारी अवस्थाओं में, हमारे जीवन की जो भी अवस्थाएं हैं, चाहे वो बाल्यावस्था हो या युवावस्था हो, वृद्धावस्था हो, या फिर प्रौढ़ावस्था, जो भी अवस्थाएं हमारे जीवन में होती हैं, उन समयों में सबसे अधिक पराक्रम हम कुमार अवस्था में करते हैं। जब हमारी उम्र की स्थिति 15, 18, 20, 21, 22, 25 इस प्रकार के समय के आसपास होती है, हमारे अंदर एक अद्भुत दिव्य ऊर्जाएं होती हैं। हम अपने धुन में बहुत पक्के होते हैं, बहुत एक हमारा स्वभाव इस तरह का होता है कि हम अपने आत्मविश्वास में पूर्ण रूप से या किसी भी काम को समाप्त करने में बहुत तीव्रता से जो है आंदोलित होते हैं या कार्य करने की चेष्टा करते हैं। यानी हमारी गति बड़ी तीव्र होती है। तब शरीर में वो ऊर्जा विद्यमान होती है कि हम हर कार्य को बहुत तेज़ी से समाप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसका आधिपत्य बुध को हमेशा कुमार ग्रह माना गया है। यह कुमार ग्रहों के रूप में हमारे ज्योतिष के मनीषियों ने इसे कुमार ग्रह का स्वरूप प्रदान किया है और यह हमेशा इसी अवस्था में रहता है। अब आगे हम बृहस्पति को लेते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि ज्ञान अनंत होता है। किसी भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती या कभी कोई ज्ञान पूर्ण नहीं होता। कोई भले अपने आप को ये ज्ञानी कहे कि मैं इस विषय का बहुत सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ या मुझे पूरा यह विषय आता है, वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है। कोई भी विषय कभी पूर्ण नहीं होता और ज्ञान अनंत होता है। इसी तरीके से खगोल विज्ञान के मतानुसार बृहस्पति गैसों का एक समूह है। विभिन्न गैसों का एक समूह एक चक्र में गति करता है और बृहस्पति को गैसों का समूह का ग्रह माना गया है, एक गैसीय ग्रह माना गया है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि जिस तरह से जल की कोई अवस्था होती है, ठोस की कोई अवस्था होती है, द्रव की कोई अवस्था होती है, लेकिन गैस की कोई अवस्था नहीं होती या किसी भी अवस्था में विद्यमान होता है या कहीं के बहुत दूर तक प्रसारित हो सकता है, बहुत दूर तक जा सकता है। कोई नियत स्थान तक इसकी स्थिति नहीं होती है। तो हमारे मनीषियों ने इसे ज्ञान का कारक माना, क्योंकि ज्ञान की भी यही स्थिति होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती या कोई ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता।
अब इसी तरीके से हम शुक्र पे आ जाएं, क्या शुक्र का संबंध हमारे जीवन में होता है? मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर, यह पृथ्वी कर्म करने की का स्थान है। हम यहाँ सुख दुख हर चीज़ों का भोग करते हैं। ये पृथ्वी एकमात्र ऐसी स्थिति है जहाँ नरक और स्वर्ग दोनों की अनुभूति की जाती है, परम आनंद और परम दुख दोनों की अनुभूति की जाती है। ये पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी स्थिति है। आप शुक्र को देखते हैं, वह अपने उदय से लेकर के अस्त काल तक हमेशा चमकता हुआ रहता है। चमकने का अर्थ आप इस रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं कि हम जब बहुत प्रसन्नचित होते हैं या हमें विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाओं, वस्त्र, अलंकरण इत्यादि की सुविधा उपलब्ध होती है, हमारे जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है, तो हमारा जीवन एक इस संसार में दिव्य रूप से अपने आप को प्रसन्न महसूस करता है और चेहरा एकदम चमक दमक के साथ हमेशा समाज में रहता है। सूर्य को इसका आधिपत्य दिया गया सुखों का, क्योंकि सूर्य भी हमेशा चमकने वाला ग्रह कहा गया है, सौंदर्य का कारक कहा गया है। हमारे मनीषियों ने उसे सौंदर्य का कारक माना और सुखों का भी कारक माना। अब आप स्वयं सोचें कि जीवन में आपके ऊपर अथाह दुख हों और आप देखने में बहुत ही सुंदर हों, लेकिन आपका चेहरा लटका हुआ रहेगा, आपके चेहरे पे वो तेज नहीं होगी यदि दुख विद्यमान है। सुख रहेगा तभी आपके चेहरे पर तेज होगी, आपका चेहरा प्रसन्नचित रहेगा और दूर से देखने पे भी लगेगा कि आप बड़े प्रसन्न हैं, बड़े सूक्ष्म हैं, बड़े आनंद में हैं। अब इसी क्रम में आप शनि को ले लीजिए। शनि ग्रहों के क्रम में सूर्य से पर्याप्त दूरी तथा सूर्य के एक परिक्रमण काल में सर्वाधिक समय लेता है। एक सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में यह सबसे अधिक समय लेने वाला ग्रह है। अब आप सभी जानते हैं कि हमारे मनीषियों ने भी शनि, जो यह शब्द है, उसका अर्थ या उसकी व्याख्या शनैः शनैः यानी धीरे धीरे इस रूप में की है। जो धीरे चले, जिसकी गति धीमी हो, हर कार्य में उसकी गति धीमी मानी जाती है और उसकी स्थिति भी अंत में है जा करके। तो आप यह जानते हैं कि किसी भी शुभ या अशुभ कर्मों का जो प्रतिफल है उसका अंत है, वह न्याय या फल के रूप में ही प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल अंत में जाकर के आपको मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे जीवन में तो भी उसका फल जाकर के अंत में हमको प्राप्त होता है। और यहाँ इस खगोल विज्ञान में भी शनि की सबसे अंतिम स्थिति है, लेकिन ये धीरे धीरे ही प्राप्त होता है। शनि का हमारे जीवन में यह महत्व है, वह न्याय का देवता है मित्रों। हमारे विभिन्न कर्मों का न्याय करता है। जैसा हम अब इस पृथ्वी पर कर्म करेंगे, शुभ अशुभ इत्यादि, उन सब का फल प्रदायक शनि है। तो आपने और राहु केतु के संबंध में यदि चर्चा करें तो ये छाया ग्रह हैं। विशेष रूप से ये जिन ग्रहों की संगति में रहते हैं वैसा स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि छाया भी हर व्यक्ति की अपने मूल रूप की एक प्रतिकृति होती है। तो किस तरह से हमारे मनीषियों, आज का मतलब इस विषय का अर्थ यही था कि किस तरह से हमारे मनीषियों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए और आज का जो खगोल विज्ञान है या वैज्ञानिक युग है, इन ग्रहों के संबंध में जो भी जानकारी देता है वैसी वस्तुतः जानकारी हजारों वर्ष पूर्व हमारे मनीषियों ने या इन ग्रहों का ऐसा संबंध हमारे जीवन से जोड़ा है जो आज भी हमारे जनमानस में प्रकट होता है, आज आधुनिक विज्ञान के समय में भी प्रकट होता है। तो कदाचित इस विषय का उद्देश्य यही था कि मैं देख रहा हूँ आज के इस परिवेश में या इस विज्ञान के युग में बहुत से लोग ज्योतिष पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि यह विषय झूठा है, ये गलत है या इसका कोई महत्व नहीं है। तमाम तरीके की बातें की जाती हैं, लेकिन देखने का दृष्टिकोण होता है। हम किस दृष्टि से कोई चीज़ देखते हैं और सामने वाला किस दृष्टि से कोई चीज़ देखता है। मित्रों, हमारा
जो भी हमारा शास्त्र, ये सनातन धर्म है, इसके शास्त्र, इसके वेद वेदांग, इसके मीमांसाएँ, ये बहुत ही ज्ञान का विषय है। ये कभी झूठी नहीं होती। अनुभूत करने वाले की कमी होती है, वो किस रूप में विषय का अनुभव करता है। आप मित्रों जानते हैं, कोई कांटा, उसका स्वरूप चुभने वाला होता है। वो हमारे शरीर में यदि कहीं टच होगा तो दर्द देगा हमको, लेकिन यदि कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका हमारे जीवन में महत्व भी है। किसी वस्त्र को सिलने में, या किसी आपके शरीर में कोई घाव हो जा रहा है, उसमें उसकी गंदगी को बाहर निकालने में भी हर एक वस्तु उपयोगी और अनुपयोगी है, बशर्ते अपनी अपनी दृष्टिकोण होती है। इसी तरीके से मैं यह आप सभी लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा भी ज्योतिष शास्त्र है, यह अत्यंत गूढ़ विषय है और बिना किसी भी विषय को जाने बहुत अच्छे ढंग से उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करना यह अच्छी बात नहीं है। आज का हमारा विषय यही था और हमें यह पूरा उम्मीद है कि यह आपने इन ग्रहों के संबंध में या अपने जीवन को इनसे अटैच किया होगा, इनसे जोड़ा होगा, क्या क्या महत्व होती हैं। थोड़ी सी सूर्य के बारे में भी जानकारी हम आपको दें। मित्रों, आप ये जानते हैं कि सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है, जो हमारे हड्डियों को मजबूत करती है। आज विटामिन डी की खोज हुई, आज विटामिन डी को उसका नाम दिया गया, लेकिन आप ये समझें कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे मनीषियों ने सूर्य को हड्डियों का कारक माना कि यह ग्रह हड्डियों का कारक है, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। यदि ये ग्रह कुंडली में शुभ हो, अच्छी परिस्थिति में हो, तो ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, यह उनकी रक्षा सुरक्षा करता है। अब आप ये विचारणीय विषय है कि नहीं है, क्या हमारे मनुष्यों को तब विटामिन डी का पता था? आखिर क्यों उन्होंने इस सूर्य को हड्डियों का कारकत्व प्रदान किया या उसको इस रूप में महत्व दिया? आज का विज्ञान भी वही कह रहा है। तो कुल मिलाकर के मित्रों, ज्ञान एक समझने का विषय है, संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने का विषय है। आजकल की परिचर्चा में बस इतना ही। हमारा यह चैनल ज्योतिष जीवन, आप सब इसे सब्सक्राइब करें और अपने हित मित्रों तक, अपने परिवार के लोगों तक इसको शेयर करें। हमारा यह चैनल ज्योतिष के दिव्य ज्ञान को प्रदान करने के लिए आप लोगों की सेवा निरंतर जारी रखेगा।